नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की पहली खबर के साथ। आपको बता दें कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के भीतर हवाई हमले किए हैं। तालिबान के अनुसार इन हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 14 अन्य लोग घायल हुए हैं। तालिबान के प्रवक्ता आपको बता दें जहीबुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान ने मंगलवार और बुधवार की रात, आपको बता दें कि कुनार और इसी के साथ कई सारे ऐसे प्रांत हैं जहां पर आम नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर बमबारी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन है। आपको बता दें कि यहां पर अफगानिस्तान के मुताबिक हमले में 11 बच्चे, एक महिला और एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि घायलों में 14 महिलाएं शामिल हैं। तालिबान प्रशासन ने घटना के बाद मृतकों की तस्वीरें भी जारी की हैं। तालिबान का कहना है कि पिछले 1 साल से पाकिस्तान की ओर से अफगान क्षेत्र में कई सैन्य अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अफगान अधिकारियों का यह दावा कि इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में नागरिक प्रभावित हुए हैं और कई लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान लंबे समय से आरोप लगाता आ रहा है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल, आपको बता दें कि यहाँ पे जो है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे संगठन जो है पाकिस्तान के खिलाफ हमलों के लिए करते हैं। इस्लामाबाद का कहना है कि उनकी कार्रवाई देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। हालांकि तालिबान सरकार इन आरोपों को लगातार खारिज करती आ रही है। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का दोष दूसरे देशों पर डालने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के संबंधों में लगातार तनाव बढ़ा है। कभी करीबी माने जाने वाले रिश्ते अब आपको बता दें सीमा विवाद, सुरक्षा चिंताओं और सैन्य कार्रवाइयों के कारण जो है वो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान की ओर से इस ताज़ा हमले को लेकर जो है कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं आई है। वहीं क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें दोनों देशों के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। तो पाकिस्तान पर जिस तरीके से हवाई हमला जो है हुआ है और दोनों देशों के बीच रिश्ते और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगर आपको बता दें किस तरीके से इस वक्त हमारे हिंदुस्तान की बात करें तो देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में शामिल टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को लेकर एक बहुत बड़ा बयान जो है वो जारी कर दिया है। टाटा सन्स के चेयरमैन आपको बता दें एन चंद्रशेखरन ने कहा है कि आने वाले 3 वर्षों में कंपनी में काम करने वाले यहाँ पर एआई एजेंट्स यानी कि डिजिटल वर्कर्स की संख्या जो है इंसानी कर्मचारियों के बराबर हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये साफ किया है कि एआई नौकरी के लिए खतरा नहीं है, बल्कि आईटी इंडस्ट्री के लिए अब तक का सबसे बड़ा अवसर साबित होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बदले प्रभाव के बीच टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपने भविष्य की रणनीति को लेकर जो है बड़ा संकेत दे दिया है। टाटा सन्स के चेयरमैन आपको बता दें एन चंद्रशेखरन ने कहा है कि कंपनी की 31वीं वार्षिक आम बैठक में कहा गया है कि अगले 3 वर्षों में टीसीएस में एआई एजेंट्स की संख्या जो है वो इंसानी कर्मचारियों के बराबर पहुंच सकती है। चंद्रशेखरन ने कहा है कि एआई तकनीक कंपनी के विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार बनने जा रहा है। उन्होंने उन आशंकाओं को खारिज किया है जिसमें आपको बता दें एआई के कारण आईटी सेक्टर में बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म हो गई थी। उनका कहना है कि एआई उद्योग के लिए खतरा नहीं, बल्कि अब तक का सबसे बड़ा कारोबारी अवसर है। उन्होंने बताया कि दुनिया भर की लगभग 75% कंपनियां अगले 2 वर्षों में अपने तकनीकी निवेश में जो है वृद्धि करने की योजना बना रही हैं और इस बढ़ते खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा एआई पर केंद्रित होता है। ऐसे में टीसीएस इस अवसर का लाभ जो है उठाने के लिए तेजी से अपनी रणनीति तैयार कर रही है। कंपनी के अनुसार आपको बता दें कि एआई आधारित या यूं कहें कि एआई आधारित सेवाओं और समाधानों से होने वाली आय लगातार बढ़ रही है। चंद्रशेखरन ने कहा है कि टीसीएस की आय से जुड़ी कमाई हर तिमाही लगभग 22% की दर से बढ़ रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही तक कंपनी की वार्षिक आय एआई आय जो है वो तकरीबन $2.5 बिलियन तक पहुंच गई थी, जो भारतीय मुद्रा में तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए से अधिक होता है। एआई के विस्तार को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने 5 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया है। पहला, पुरानी तकनीकी प्रणालियों और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक एआई आधारित प्लेटफॉर्म्स के अनुरूप तैयार करना। दूसरा, सप्लाई चेन और ग्राहक सेवाओं जैसी कारोबारी कार्यों को जो है अधिक प्रभावी और यहाँ पर संचालित करना है। वहीं आपको बता दें कि तीसरा क्षेत्र एआई एजेंट्स के संचालन और निगरानी से जुड़ा हुआ है, ताकि डिजिटल वर्कर्स सुरक्षित, भरोसेमंद और कम लागत में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। चौथा क्षेत्र जो है वो आपको बता दें कि यहाँ पे जो है सॉवरेन एआई का है, जिसके तहत सरकारों और संस्थानों के बीच जो है यहाँ पर ऐसे एआई सिस्टम जो है वो विकसित किए जा रहे हैं जिन पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो।
टीसीएस भारत और यूरोप के बीच, या यूं कहे कि यूरोप में कई देश ऐसे हैं जो इस दिशा में काम करना शुरू कर चुके हैं। पांचवा क्षेत्र आपको बता दें वो फिजिकल एआई का है, जिसमें आपको बता दें रोबोटिक्स और इसी के साथ स्वचालित मशीनों का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। कंपनी ने उदाहरण देते हुए बताया कि कृषि कंपनी के गोदामों में सुरक्षा और जोखिम की निगरानी के लिए 4 पैरों वाले रोबोट्स तैनात किए जाएंगे। वित्तीय प्रदर्शन के मार्च में आपको बता दें कि मोर्चे पर भी जो है यहाँ टीसीएस ने मजबूत नतीजे जो हैं वो दर्ज किए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का कुल राजस्व जो है वो 4.6% बढ़कर 2.66 करोड़ के आसपास जो है वो पहुंच गया था। वहीं वृद्धि जो है उसमें मुनाफा 8.8% की बढ़ोतरी के साथ 52,820 करोड़ रुपए हो गया था। इसके अलावा कंपनी के 40.7 बिलियन डॉलर से अधिक के नए ऑर्डर्स भी आए हैं, जो भविष्य के कारोबार को लेकर जो है सकारात्मक संकेत भी देते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एआई के बढ़ते इस्तेमाल से आईटी उद्योग की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा। हालांकि कंपनियों के सामने कर्मचारियों को नई तकनीक के अनुरूप यहाँ प्रकाशित करना और इसी के साथ मानव संसाधन और इसी के साथ एआई के बीच संतुलन बनाने की चुनौती जो है वो भी रहने वाली है। टीसीएस का ये ऐलान बताता है कि आने वाले वर्षों में एआई और इंसानी कार्यबल साथ साथ काम करते नजर आ सकते हैं। अब देखना होगा कि डिजिटल वर्कर्स और मानव कर्मचारियों के इस नए संतुलन का आईटी सेक्टर और रोजगार बाजार पर आखिरकार कितना प्रभाव पड़ते हुए दिखाई दे सकता है। तो किस तरीके से एआई से तो यहाँ टीसीएस की कमाई जो है वो जरूर बढ़ी, लेकिन बात अगर बिहार की करें तो बिहार के कोचिंग संस्थानों को संचालन को लेकर राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग को कई अहम निर्देश दिए हैं, जिसके तहत कोचिंग संस्थानों को छात्रों का पूरा रिकॉर्ड प्रशासन को देना होगा। साथ ही स्कूल और कॉलेज के समय में कोचिंग चलाने पर रोक लगाने की भी जो बातें हैं वो की जा रही हैं। बिहार सरकार में कोचिंग संस्थानों के संचालन को नियमित और पारदर्शी बनाने के लिए आपको बता दें नई व्यवस्थाएं लागू करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग के निर्देश दिया है कि विद्यार्थियों को हितों को ध्यान में रखते हुए कोचिंग संस्थानों के लिए जो है स्पष्ट नियमावली तैयार की जाए। सरकार का मानना है कि विद्यालयी शिक्षा को मजबूत कराने के लिए और बनाने के लिए छात्रों का यहाँ पर जो है समग्र विकास संभव होना चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि इसी उद्देश्य से कोचिंग संस्थानों को भी जो है नियामक ढांचे के दायरे में लाने की पहल जो है वो की जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार आपको बता दें राज्य के सभी कोचिंग संस्थानों को अपने आय बढ़ाने वाले विद्यार्थियों पर जो है वो विवरण संबंधित जिला प्रशासन का उपलब्ध कराना होगा। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद आपको बता दें प्रशासन के पास छात्रों का यहाँ पर जो है पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी आसान होगी और इसी के साथ आपको बता दें कि बिना पंजीकरण या फिर नियमों के विपरीत संचालित जो है हो रही संस्थानों की पहचान भी की जा सकेगी। सरकार का सबसे महत्वपूर्ण फैसला स्कूल और कॉलेज के निर्धारित शिक्षक समय से जुड़ा हुआ है। प्रस्तावित नियमों के तहत आपको बता दें विद्यालयों और महाविद्यालयों में नियमित कक्षाओं के दौरान किसी भी कोचिंग संस्था को पढ़ाई करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी स्कूल और कॉलेज के समय में कोचिंग कक्षाओं का संचालन जो है वो प्रतिबंध रहेगा। सरकार का तर्क है कि बड़ी संख्या में छात्र नियमित विद्यालय शिक्षा की जगह कोचिंग संस्थानों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे स्कूलों और कॉलेजों में उपस्थिति प्रभावित होती है। नए व्यवस्था के माध्यम से छात्रों को नियमित रूप से शैक्षणिक संस्थानों में उपस्थिति रहने के लिए कहा गया और प्रोत्साहित किया जाएगा। हालांकि ये नियम आपको बता दें उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने अपने स्कूल या महाविद्यालय शिक्षा पूरी कर ली है। ऐसे छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं या अन्य शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए जो है पहले ही तरह कोचिंग संस्थानों में अध्ययन कर सकेंगे। सरकार ने शिक्षा विभाग को इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करने का बात कही है, ताकि आपको बता दें कि किसी भी तरह से जो भ्रम है या स्थिति है उसकी भ्रम की वो पैदा ना हो सके। हाल ही के दिनों में आपको बता दें कोचिंग संस्थानों को जो है लेकर राज्य में बहस तेज हो गई है। खान सर और रोशन आनंद विवाद के बाद कोचिंग व्यवस्था, छात्रों की उपस्थिति और शिक्षक प्रणाली को लेकर जो है कई सवाल उठते रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में आपको बता दें समय समय पर जो है चिंता व्यक्त की जा रही है और इसी के चलते आपको बता दें कि चिंता व्यक्त करते हुए स्कूल के समय में जो है कोचिंग चलाने में विद्यार्थी शिक्षा प्रभावित होती है, ये बात भी कही गई है। सरकार का मानना है कि नई नियमावली लागू होने के बाद स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों की उपस्थिति बढ़ेगी और इसी के साथ नियमित शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उनके साथ ही आपको बता दें कोचिंग संस्थानों की कार्यप्रणाली पर भी जो है जवाबदेही तय होगी और पारदर्शिता जो है वो और ज्यादा बनेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करना चाहती है जिससे अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। सरकार को यह उम्मीद है कि इस सुधारों से छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा और शिक्षा क्षेत्र में जो है समन्वय बढ़ेगा।
बिहार सरकार की ये पहल आपको बता दें शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकती है। अब सभी की नज़र शिक्षा विभाग की विस्तृत नियमावली पर है, जिससे यह तय होगा कि कोचिंग संस्थानों को किस शर्तों पर और आखिरकार किन शर्तों या नियमों के तहत जो है वो संचालित किया जा सकता है। तो स्कूलों को जो है यहाँ स्कूल समय में कोचिंग चलाने की अनुमति यहाँ नहीं मिलेगी, साफ तौर पर बिहार सरकार ये कहते हुए नजर आ रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है। लेकिन अगर बिहार से सटे राज्य बंगाल की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी को एक और झटका जो है देते हुए यहाँ राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने बुधवार को पार्टी और राज्यसभा की सदस्यता के तौर पर जो है इस्तीफा दे दिया है। ये पार्टी के अंदर चल रही अनबन और विधानसभा चुनाव में हार के बाद इस्तीफे के सिलसिले के बीच में देखा जा रहा है। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है उस लेटर की, जहां पे साफ तौर पे औपचारिक रूप से उन्होंने अपना इस्तीफा यानी कि रेजिग्नेशन जो है वो सौंप दिया है। सुष्मिता देव ने बुधवार सुबह नई दिल्ली में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से भी मुलाकात की। ऐसी अटकलें हैं कि वो बाद में भाजपा में शामिल हो सकती हैं। टीएमसी में शामिल होने से पहले आपको बता दें कि देव कांग्रेस में थी। उनके पिता आपको बता दें वो यूपीए 1 की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने आपको बता दें एक पत्र में लिखा है कि मैं राज्यसभा की यहाँ मेंबरशिप से इस्तीफा दे रही हूँ, जिसे तुरंत स्वीकार किया जाए। मैं माननीय डिप्टी चेयरमैन और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के भी अधिकारियों को यह का दिल जो है से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने राज्यसभा मेंबर के तौर पर मेरे कार्यकाल के दौरान हर तरह की मदद और सहयोग किया है। इससे पहले आपको बता दें 8 जून को राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने भी आपको बता दें यहाँ सुखेंदु शेखर ने भी संसद की जो ऊपरी सदन के सदस्य के रूप में और टीएमसी की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में आपको बता दें कि रे ने कहा है कि पश्चिम बंगाल असेंबली चुनाव में टीएमसी की भारी हार पर उनकी आलोचना जो है वो देखने को मिली थी। उन्होंने इस फैसले को जो है ममता बनर्जी की पार्टी के 15 साल के अजारक शासन का नतीजा बताया है। इस्तीफे का यह सिलसिला आपको बता दें टीएमसी में फूट की चल रही अटकलों के बीच आया है, जिसमें लगभग 20 लोकसभा सांसद बागी हो गए हैं। बागी टीएमसी सांसद आपको बता दें काकोली घोष दस्तीदार ने आपको बता दें यहाँ पे कंफर्म किया था कि 20 सांसद के एक ग्रुप ने लोकसभा स्पीकर से अलग बैठक की व्यवस्था के लिए औपचारिक रूप से जो है यहाँ रिक्वेस्ट की है। उन्होंने कहा कि हम 20 सांसद हैं जिन्होंने स्पीकर से अलग बैठक की व्यवस्था के लिए जो है यहाँ रिक्वेस्ट की है और हम पश्चिम बंगाल के विकास के लिए जो है केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। बागी सांसदों के आपको बता दें केंद्रीय मंत्री और भाजपा बीजेपी पश्चिम बंगाल चुनाव इंचार्ज भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात से इस बात का कराया लगाया जा रहा है कि ये गुट जो है एनडीए में शामिल हो सकता है। संविधान के दस्तावेज आपको बता दें कि 10वें शेड्यूल जिसे एंटी डिफेंशियल लॉ कहा जाता है, उसके अनुसार आपको बता दें बागी सांसदों को यहाँ पे जो है बचने के लिए 2 से 3 बहुमत में जो है यानी कि 2/3 बहुमत से जो है वो मजर करना पड़ेगा। इस बीच आपको बता दें टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली में या यूं कहे कि दिल्ली के 10 जनपद पर जो है लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात भी की है। कल टीएमसी चेयरपर्सन ममता बनर्जी ने पार्टी से अंदरूनी अनबन के बीच जो है कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। पश्चिम बंगाल असेंबली में पार्टी के से निकाले गए विधायक आपको बता दें कि ऋतुराज बनर्जी ने भी जो है यहाँ बगावत की अगुवाई की है। बनर्जी उन्हें टीएमसी से पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण जो है निकाला गया था। ने आपको बता दें कि यहाँ तकरीबन 58 विधायकों के सपोर्ट की बात यहाँ पे कही है और कहा है कि उनके सपोर्ट से पश्चिम बंगाल असेंबली में एक अलग गुट बनाया गया है और बाद में यहाँ पर जो है शोभन देव चट्टोपाध्याय की जगह जो है वो विपक्ष के नेता चुन लिए गए हैं। आपको सुनाते हैं आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ बयानबाजी जो है वो सुष्मिता देव ने कही है। देखिए, मैं तो सिर्फ अपने बारे में ही जवाब दे सकती हूँ कि मैंने आज सुबह सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस के सदस्यता से मैंने रेजिग्नेशन दिया है और राज्यसभा सीट भी मुझे पार्टी ने ही दिया था। तो अगर पार्टी छोड़ा है तो राज्यसभा की सीट भी छोड़नी चाहिए और इसके कारण मेरे व्यक्तिगत है, राजनैतिक भी है। तो इस पर मैं इस वक्त ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी, जब वक्त आएगा आप सबसे जरूर बात आगे बीजेपी। देखिए, आगे मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि कल मैं आसाम जा रही हूँ अपनी बहनों और माताजी से मिलने। तो आपने सुना किस तरीके से यहाँ जो है उनका बयान सामने आया। साफ तौर पे यहाँ पे हेमंत बिस्व शर्मा से भी उन्होंने मुलाकात की और आपको बता दें कि मुलाकात के बाद बीजेपी में जाने की अटकलें जो हैं अब उनकी तेज हो गई हैं। तो राज्यसभा सदस्यता के साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ टीएमसी से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, पार्टी की सदस्यता से भी जो है इस्तीफा दे दी है। अब अटकलें इस चीज़ को लेकर है कि आखिरकार आगे की कार्रवाई क्या रहती है और जो अटकलें चल रही हैं बीजेपी में शामिल होने की वो आखिरकार कितनी हकीकत बनते हुए दिखाई देती हैं। फिलहाल जो है बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कहीं ना जाए, बने रहे सब TV7 भारत पर।